देखिए मैं आ गई हूँ लाइव। आ गए, बोलो। तो लाइव लिखा है लेटर से। अच्छा, पहले तो मैं नितिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, जिससे इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे उपन्यास अस्तित्व की समीक्षा का विश्लेषण किया। और सभी लोगों को नमस्ते। मतलब मैं लाइव आ रही हूँ सर, आवाज़ आ रही है? ओके। तो आज का जो विषय है वो अस्तित्व या है, थर्ड जेंडर से लेते हुए मैं आज आप लोगों के बीच एक ऐसे विषय पर बात करूंगी जो समाज हमारा उसे बड़ी ही अलग दृष्टि से देखता है। ऐसे देखता है जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। और मैंने ये कहानी कोई बनावटी नहीं बनाई है। कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए कि ये आपकी काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये मेरी काल्पनिक कहानी नहीं है। मैंने समाज से ही इसे चुन के और फिर लिखा है। वो बात अलग है कि मैं अभी इस कार्य में निपुण नहीं हूँ, बहुत गलतियाँ हैं, मुझे भी पता है, क्योंकि शब्दों को बहुत अच्छे से पिरोया जा सकता था। उतनी अच्छी नहीं हूँ मैं अभी शायद, लेकिन मेरी सोच जो है वो आप लोग को अस्तित्व में दिखाई देगी कि अच्छी सोच है। इसीलिए मैंने आप लोगों के बीच इस उपन्यास को रखा कि लोग सोच बदलें। और सोच बदलने के लिए समाज से पहले हमारे घरों के माता पिता को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि जिनके ये बच्चे होते हैं जो किन्नर होते हैं। पहले तो मैंने सुना था, देखा भी समाज में, अधिकतर कोई रिलेटिव में नहीं है, लेकिन सुनती आई हूँ कहानियाँ कि किन्नर बच्चे के पैदा होते ही उन्हें रातों रात ही, जन्म के तुरंत ही बाद, बिना बताए ही ऐसी जगहों पे छोड़ दिया जाता था जहाँ पे किन्नर समुदाय रहता था, और नहीं बताते थे कि ये हमारा बच्चा है। तो सबसे पहले उनके अन्याय माँ बाप ही कर देते थे कि उनका पूरा ममता का हक छीन कर, जो नहीं होना चाहिए। एक माँ को आवाज़ उठाना चाहिए थी, एक पिता को आवाज़ उठाना चाहिए। आखिर ये भी उनका ही अंश है। क्या लैंगिकता के आधार पर हम बच्चों को वो करेंगे कि हाँ ये बच्चा हमारा है या नहीं है? कैसी शर्म! बच्चा हमारा है, हमारा अंश है, हमारा ही खून है, तो इसे अपनाने में कौन सी परेशानी? तो मेरा तो यही मानना है, बच्चा जैसा भी हो बच्चा होता है। अगर हमारा बच्चा अंधा है, एक आँख नहीं है, एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो मैंने अस्तित्व में भी दर्शाया, क्या हम उसे त्याग देते हैं या उसे अलग नाम देते हैं? चलिए मानिए हमारे समाज ने इसे थर्ड जेंडर दिया है नाम, मेल फीमेल जैसे होते हैं उसी तरह से, मानती हूँ मैं, लेकिन मेरी राय में तो थर्ड जेंडर भी नहीं कहना चाहिए। ये भी एक तरह से मेल या फीमेल दोनों ही तरह के तो होते हैं। तो चलिए समाज ने थर्ड जेंडर या सरकार ने थर्ड जेंडर का नाम दिया है, वो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी समाज में इन्हें न्याय तो मिलना ही चाहिए। ये भी पढ़ सकते हैं। आज कई ऐसे किन्नर्स हैं जो पढ़ लिख के, लक्ष्मी नारायण जी हैं, मानसी बंदोपाध्याय हैं, कितने अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। ज़्यादा लोगों को तो नहीं जानती हूँ मैं। तो वो पढ़ के, शिक्षा ऐसी चीज़ है जिससे हम हर क्षेत्र में जा सकते हैं, और शिक्षा हमें घर से ही मिलती है। तो हर माँ बाप को चाहिए पहले तो कि हम अपने बच्चे को अच्छी राय दें, अच्छी शिक्षा दें। उसके लिए देखिए मैंने अस्तित्व में सुधा और वर्मा जी को अपने बच्चे के लिए समाज से, अपने घर परिवार से लड़ते हुए दिखाया है। मैंने इस कहानी को भी समाज से ही लिया था, और मेरी कहानी में मुझे खुशी इस बात की है कि जिस इंसान को लेके मैंने इस कहानी को लिखा था, वो मेरी कहानी में शादी मैंने पहले दिखा दी, और जो लड़की समाज में है मेरी नज़र में, तो उसकी शादी मेरे उपन्यास आने के 2 साल बाद हो गई। और मैंने अपने उपन्यास में बेटी लेते हुए दिखाया है प्रीत को, और उस लड़की ने बेटे को गोद लिया है। मानती हूँ मैं कि उसके पेरेंट्स अभी भी किसी को नहीं बताते कि हमारी बेटी किन्नर है,
लेकिन कुछ लोगों को ही पता है। और फिर जैसे लोगों ने कहा, पूछा है कि कैसे पहचान होती है, नितिन जी से सवाल किए थे कि किन्नर और असली और नकली किन्नर में क्या पहचान है। तो देखिए, कुदरत हर शरीर की बनावट से ही हमें ज्ञात करा देती है कि ये इंसान क्या है। जैसे कि एक आँख ना होने पे लोग कहते हैं ये इसमें ये कमी है, एक हाथ ना होने पे कहते हैं दूर से ही देख के कि ये कमी है। तो उसी तरह से किन्नर को भी देख के हम दूर से ही बता सकते हैं कि ये किन्नर है। जैसे कि अब मैंने दिखाया, प्रीत अपनी सहेली की शादी में जाती है और वहाँ पे उसे मतलब उसके ससुर होने वाले कहते हैं कि आजकल किन्नर भी शादी में आने लगे हैं। तो उसी तरह से हम देख के, सामने से ही देख के कह सकते हैं। उन लोगों की कुदरती चाल ढाल, बोलना, आवाज़, सब कुछ हमें ज्ञात करा देती है कि ये नॉर्मल इंसान है या किन्नर हैं। तो देखिए, ये तो रही कुदरती बात, लेकिन इंसानों को तो यही सोचना चाहिए, हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि वो उनको भी हक बनता है कि वो भी हमारे पेरेंट्स के, अपने परिवार के साथ रह सकें, अपने माता पिता के साथ रह सकें। शिक्षा पे उनका भी उतना ही हक है जितना आम इंसानों का है। जो हमारी परिवार के जितने भी हक और बच्चों को बनते हैं, उनमें भी उनका ही इतना हक बनना चाहिए जितना उनके भाई बहनों का बनता है। वो भी अंश तो माँ बाप, उन्हीं माँ बाप के हैं जिनका मतलब जो उस घर में और उनके भाई बहन हैं। लेकिन पता नहीं क्यों आज भी इतना पढ़ने लिखने के बाद हमारा समाज ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हम। मैम नमस्ते, ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या ये काल्पनिक है? जी नहीं, ये काल्पनिक नहीं है। मैंने पहले भी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये काल्पनिक नहीं है। क्योंकि मैंने बताया, हम समाज में कुछ देखते हैं तभी हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। और मैंने इस देख के ही प्रेरणा ली कि हाँ, मुझे इस विषय पर काम करना चाहिए। और ये उपन्यास अस्तित्व जो है, मेरा पहला उपन्यास है। और मैंने समाज में कुछ इस तरह की चीज़ें देखी जो नहीं होनी चाहिए, तभी इसे मुझे लिखने का मन में प्रेरणा जागी और मैंने इसे लिखा। वो बात अलग है, मैं बहुत अच्छे से इसे नहीं निभा पाई कि मतलब बहुत अच्छा लिखना चाहिए, लेकिन मैंने कोशिश यही की है कि समाज में एक अच्छी सीख मिल सके, जिससे हर माँ बाप अपने बच्चे को किन्नर होने पर भी वही प्यार दें जो और बच्चों को देते हैं अपने। और सबसे पहले तो मैं नितिन जी को, फिरोज सर जी को और विकास प्रकाशन के पंकज जी को, सभी को धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मुझे इतना आगे और मेरे उपन्यास को आगे बढ़ाया है। क्योंकि लिखते तो सभी हैं, किस्मत ज़रूरी नहीं कि किस्मत सबको अपनी मंजिल पे पहुँचाए। और मैं यही चाहती हूँ आप सभी लोग इस उपन्यास को पढ़ें और मेरी जो कोशिश है उसको और अच्छे से करने की मतलब हिम्मत बंधाएं। और मैं अच्छे जो समाज में काम है उन्हीं की प्रेरणा लूं और करने की हिम्मत करूं। देखिए, आज सभी को पता है, पहले किन्नर लोग सिर्फ नाचने गाने का काम करते थे। मैंने देखा था कि मैं छोटी थी और मेरे घर में भी फंक्शन था, किन्नर लोग आए थे और उन्होंने नेक मांगा। कई लोग तो आए, वो भी यही बोलने लगे, पास पड़ोस के भी, कि क्या यहाँ मतलब बहुत अजीब से बोलने लगे उनको, और वो भी उसी तरह की भाषा में बोलने लगे। तो मुझे बचपन में ये लगा उन्हें देखकर कि क्या यहाँ ये कमा के रख गए जो पैसे मांगने चले आए, क्या फ्री का है जो लेने चले आए। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, शादी हुई, उसके बाद मेरे बेटे के जन्म पे आए, तो मैंने देखा तब भी उन्हें जो मांगा वो नहीं मिला। बाद में मैंने एक सीरियल आता था शक्ति, और
चैनल पे आता था, अभी ठीक से ध्यान नहीं है, शायद स्टार प्लस पे आता था, शायद कलर्स पे आता था, ध्यान आया। लेकिन मैंने देखा उसकी माँ कितना संघर्ष करती है, लेकिन फिर भी लोग उसकी बेटी को शादी के बाद भी उस जगह पहुंचा देते हैं जहां किन्नर समुदाय रहता है। तो मेरा मानना यही है, खुद उसके पिता पहुंचा देते हैं और वो उसे कभी प्यार नहीं करते हैं। उसे देख के मुझे मन में यही जागा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। एक माँ भी चाहती है कि मेरी बेटी वो सारे प्यार और हक पाए जो मेरी दूसरी बेटी को मिल रहे हैं। आखिर उसमें कमी क्या है? क्या हमारे एक बच्चे में बहुत सारी हाथ पैरों में कमी होती है, अपंग होते हैं, तो जब उन्हें वही प्यार दुलार मिलता है तो मेरी बेटी को एक लैंगिकता के आधार पर तोलकर क्या नहीं मिलेगा प्यार वो? और वो इस प्यार की तड़प में स्वर्ग भी सुधार जाती है, लेकिन अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि हर किसी ऐसे बच्चे के माँ बाप को चाहिए, समाज से पहले उन्हें आगे आना चाहिए कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाएं, पढ़ने के लिए शिक्षित करें सबसे पहले, जिससे वो समाज में खड़ा हो सके अपने पैरों पे। पढ़ाई, कहते हैं शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर क्षेत्र में खड़ा करने की हिम्मत दे सकती है। तो सबसे पहले तो हर पेरेंट्स को चाहिए, हर माता पिता को चाहिए कि बच्चे को शिक्षित करें, और उसके बाद आगे की मंजिलें तो खुल ही जाती हैं। मैंने दिखाया है, प्रीत की माँ और पिता भी नहीं बताते हैं समाज को कि मेरी बेटी किन्नर है। उन्हें डर है कि भाई किन्नर ले जाएंगे, नहीं किन्नर ले जाएंगे तो ये समाज ज़बरदस्ती उन लोगों को बुला के मेरे बच्चे को भिजवा देगा। तो ऐसा समाज क्यों डर रहा है इस बात से कि हमारे बीच कोई किन्नर बच्चा रह रहा है तो कुछ अनहोनी होगी? क्योंकि वो तो किसी का ना बुरा करते हैं ना भला करते हैं, वो भी आम इंसान उसी तरह से हैं जैसे हम दूसरों के सुख दुख बांटते हैं। वो बच्चे भी, उन्हें भी आप वही संस्कार दीजिए जो और बच्चों को देते हैं। तो डर किस बात का? दूसरी बात, कुछ लोग मानते हैं कि इन लोगों के मुंह की दुआ और बद्दुआ दुआ बहुत अच्छी होती है, बद्दुआ बहुत ख़राब होती है। लेकिन मेरा मानना यही है कि बड़ों की दुआ बहुत अच्छी होती है और बद्दुआ तो किसी को नहीं लगती है। आशीर्वाद एक अच्छी चीज़ है, दुआ भी एक अच्छी चीज़ है, और ऐसा काम ना चाहते हुए कभी हो भी जाता है तो बद्दुआ से क्या डरना? या किसी के गाली देने से किसी का बुरा हो जाता है क्या? तो उसी तरह से किन्नरों के साथ हम अच्छा करेंगे तो वो हमें क्यों बद्दुआ देंगे? आज इन लोगों को इस तरह से अलग समुदाय में बांट दिया गया, या पहले से ही बांटते चले आ रहे हैं सामाजिक तौर पर, कि इनका अलग रहने का भी अलग होता है। कल मैंने डॉक्टर लता अग्रवाल जी को सुना था कि वो कह रही थी कि किन्नर लोग कहीं किराए पे जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा किराया लिया जाता है। तो समझ में नहीं आता है कि किराया ज़्यादा लिया क्यों जाता है, क्योंकि भाई सबसे जैसा लिया जाता है वैसा ही उन लोगों से लिया जाना चाहिए। पता नहीं क्यों डरते हैं लोग। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि इस तरह के बच्चों को प्यार और दुलार का उसी तरह से ज़रूरत है जैसी आम बच्चों को होती है। और किन्नर होना कोई पाप नहीं है, ये उनके हाथ में नहीं है। हर इंसान चाहता है कि मैं पूर्ण हूँ, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। हर चाहता है इंसान यही कि मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं होती है। ये तो कुदरत की देन है। मैंने प्रीत को भी देखा कि जब उसने, अमन ने और प्रीत ने बच्ची को गोद लिया
उसके बाद उसकी माँ का पूरा डर उस समय निकल गया जब दोनों ने बेटी को गोद लेते हुए उस फॉर्म पे साइन किया जिस पे जेंडर्स लिखा था। उन्होंने थर्ड जेंडर लिखा। पहले तो अनाथालय ने मना ही कर दिया है कि हम थर्ड जेंडर्स को बच्चे नहीं देते। आम बच्चा क्यों देंगे हम, क्योंकि ये भी नाचने गाने वाले बनाएंगे उसे, और इस तरह से हम बच्चा नहीं दे सकते। लेकिन जब प्रीत और अमन की बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि हम दोनों जॉब करते हैं और शिक्षित हैं, अच्छी फैमिली से हैं, और हम बच्चे को गोद लेके उसकी लाइफ को अच्छा ही बनाएंगे, ना कि नाचने गाने में लगाएंगे। सारी जानकारी के बाद जब बच्चा उन्हें गोद दिया गया और उस फॉर्म पे साइन किया उन्होंने कि जिस पे लिखना था जेंडर और लिखा थर्ड जेंडर, तो अमन और प्रीत को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला है कि आज हम अपने अस्तित्व के साथ जिएंगे। तो मानिए, मेरा तो यही मानना है, हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए। किसी पे किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। रोक टोक जब होनी चाहिए जब समाज में वो गलत काम कर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहा है तब तो रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और सुधा तो जब बच्ची को गोद लेके आते हैं अमन और प्रीत, खुश होकर उसे देख के गाने ही लगती हैं कि चंदन का झूला बनाऊं अपनी लाडो को, उसमें झूला झूलाऊं अपनी लाडो को, मोती की डोरी बनाऊंगी झूले में उसको झुलाऊंगी, किसी की नज़र न लगे मेरी लाडो को, प्यारा तिलक लगाऊं अपनी लाडो को, सच से सजाऊंगी, मतलब सच्ची बातों से क्या कराऊंगी उसका, झूठी से नहीं, किसी की बुरी नज़र ना लगे मेरी लाडो को, झूठे परियों के देश ना दिखाऊंगी, सच्ची मैं सच्चे इंसानों से मिलाऊंगी अपनी लाडो को, नाजों से पालूंगी स्वाभिमान के साथ, कांटों पे चलना सिखाऊंगी अपनी लाडो को। और प्रीत छुप छुप के जो चली है पूरे उपन्यास में, एक तरह से कांटों पे ही चली है, और सुधा भी कांटों पे ही चली है जो उसकी माँ है। तो हर माँ बाप को पहले कांटों पे ही चलना पड़ेगा, तभी वो अपने बच्चों को मंजिल पे पहुंचा पाएंगी, वरना नहीं। बच्चे तो नादान होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। ये सब तो माँ बाप ही सिखाते हैं। इसलिए मैं सभी से यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग इन लोगों से अच्छे से बर्ताव कीजिए, अच्छे से प्यार उसी तरह से कीजिए जैसे हम आपस में आम लोग रहते हैं, क्योंकि ये भी हमारे बीच के ही इंसान हैं और कहीं अलग नहीं हैं, अजूबे नहीं हैं। पहले कानूनी तौर पर किसी तृतीय लिंगी को कोई बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था, उसके बाद भी लोग लेते रहे हैं। सर, मैंने तो पहले का तो नहीं पता है, लेकिन अब तो मैंने देखा है कि लोग बच्चे गोद ले रहे हैं। सर, अनुराग वर्मा जी पूछना चाह रहे थे, तो मैं बता रही हूँ कि मेरी तो जो मैंने आपको बताया, जैसे मैंने अपने उपन्यास में प्रीत को दिखाया है कि शादी के बाद बच्चा गोद लिया उसने, और जो रियल लाइफ में मेरी नज़र में बच्ची है उसकी भी अभी 6 महीने पहले उसने बच्चा गोद लिया है। मुझे तो बहुत खुशी इस बात की है कि मैं आगे आगे बढ़ी, पीछे पीछे मेरी कहानी में जो मैंने ली थी वो बढ़ी। इससे मेरी बहुत ही ज़्यादा खुशी है मेरे मन में कि ये वास्तव में एक काल्पनिक उपन्यास नहीं है, लेकिन नाम तो कोई किसी का नहीं डायरेक्ट ले सकता है कि हाँ कौन किन्नर है कौन नहीं है जो समाज में रह रहा है। तो उद्देश्य तो मेरा यही रहेगा कि मैं जिस क्षेत्र पे भी लिखूं न्याय के तौर पे ही लिखूं, अच्छे से समाज को सीख देने के लिए। विकास पूछ रहे हैं अदालू उपन्यास का, बता दो। मेरा एक उपन्यास विकास जी और आया है, वो है 3 लफ्ज़, वो भी न्याय के लिए ही आया है। और एक और उपन्यास आ रहा है, वो समलैंगिकता के ऊपर है, गे जिसे लोग आजकल कहते हैं।
और इसमें भी मैंने यही दिखाया है कि किस तरह से बिना सहयोग के बच्चे चले जाते हैं डिप्रेशन में, या अलग, और या कभी हिम्मत करके आगे बढ़ जाते हैं। अस्तित्व उपन्यास के माध्यम से समाज को क्या संदेश देने का आपने प्रयास किया है क्या? राजमोहन राज जी, मैंने यही अस्तित्व उपन्यास के माध्यम से समाज को संदेश देने का प्रयास किया है कि हम अपने बच्चों को कोई कमी होती है तब पालते हैं कि नहीं पालते हैं, कि कोई एक आँख है, किसी का एक हाथ है, एक पैर है, पोलियो मार जाता है मान लीजिए, तब भी तो हम उस बच्चे को ढोते रहते हैं पूरा ज़िंदगी। फिर हम एक किन्नर बच्चे को अपने पास रख के शिक्षित क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं समाज में उसे खड़ा कर सकते हैं उसके अपने अस्तित्व के साथ? ये पहली बार सुन रही हूँ कि किसी ने थर्ड जेंडर को गोद लिया, ये अत्यंत शर्मनीय है। थैंक यू रेनू यादव जी। ये सच है कि थर्ड जेंडर्स भी बच्चों को गोद लेकर और उनकी बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे हैं। और मैंने तो न्यूज़पेपर में या नेट पे भी कई ऐसे किन्नर्स देखे हैं जो बच्चों को ही गोद लेके नहीं, बल्कि उन बच्चियों की भी शादी करवा रहे हैं अपने पास से पैसे या दहेज देकर, जिनके पेरेंट्स थोड़े कमज़ोर वर्ग से आते हैं। पता नहीं, मुझे ध्यान तो नहीं है, राजस्थान है या हरियाणा है, वहाँ पे हैं कुछ किन्नर्स लोग जिन्हें जब जानकारी होती है कि किसी गरीब बच्ची की शादी हो रही है तो वो खुद दहेज लेकर पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है इन लोगों का, और ये तो मानना सभी का है, और सभी जानते हैं कि देखिए ये कोई अजूबे तो है नहीं या कोई वो नहीं, हम ही सब लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हैं। तो दिल दिमाग इनके पास भी है, तो वो काम वो भी कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा तो इसलिए यही मानना है कि इन्हें सबसे पहले परिवार में उसी तरह से बच्चों की तरह पालना चाहिए जो और बच्चे परिवार के हैं, उसी तरह से शिक्षित करना चाहिए, उसी तरह ज़ायद पर भी पारिवारिक इनका हक बनना चाहिए। कि जैसे पहले होता था कि भाई जन्म हुआ, सबसे पहले माँ बाप का ही हक छीन लिया है कि भाई पता ही नहीं कि हम किस परिवार से हैं। बच्चे को पूरा ज़िंदगी बेचारा यही सोचकर क्या टेंशन में नहीं रहता होगा कि हाँ हमारे जन्म देने वाले माता पिता कौन हैं, वही उनसे छीन लिया जाता था हक। कितनी बड़ी दुख की बात है ये। मैं तो सोच के भी घबरा जाती हूँ कि उस बच्चे को पूरा ज़िंदगी कैसी तड़प रहती होगी दिल में कि मेरे असली माँ बाप हैं कौन आखिर। ज़िंदगी दो, लोग कहते हैं 7 जन्म, इतने जन्म, उतने जन्म, मेरा तो मानना है एक जन्म, और इसी में हम प्यार से रह ले तो यही बहुत अच्छा जन्म। तो देखिए ये भी चाहते हैं कि मुझे अपनी माँ की लोरी सुनूं मैं, अपने पिता के कांधों पे बैठूं मैं। तो जिस तरह से और बच्चे, क्या जब ये छोटे होते होंगे, इन्हें किन्नर समुदाय के डेरों पे छोटे छोटे बच्चों को ढोलक की थाप, पैरों में घुंघरू, ये सिखाया जाता होगा, तो पास पड़ोस में कुछ दूरी पे या पास पड़ोस में बस्ती आम इंसानों की भी होती होंगी, तो इनके क्या मन में सवाल नहीं आते होंगे कि ये बच्चे खेल रहे हैं, हमें क्यों नहीं खेलने दिया जा रहा? ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमें क्यों नहीं पढ़ने दिया जा रहा है? और ये बच्चे अपनी माँ की लोरियाँ सुन रहे हैं, हमें क्यों नहीं लोरियाँ सुनाई जाती हैं? हमें सीधे ही अलग तरह की ताली, अलग तरह की ढोलक की थाप सिखा दी जाती है, अलग तरह की चाल, अलग तरह के गाने सिखा दिए जाते हैं। मैंने तो सुना कि इन लोग की बोली भाषा भी अलग होती है। तो क्या इनके मन में सवाल नहीं उठते होंगे? जब बड़े होके पता चलता होगा कि हम कहीं अलग जगह से आए हैं, हमारे माता पिता हमें खुद नहीं पता है, तो क्या मन में दर्द नहीं होता होगा? ये बात एक सोच के मेरा तो मन एकदम अजीब सा हो जाता है, बहुत दिल की
एक माँ अपने बच्चे से छीन ले, अपनी गोद से दूर कर दे, बहुत गलत बात है। तो मैं अस्तित्व उपन्यास के अपने इस उपन्यास से यही संदेश दूंगी कि उपन्यास को पढ़िए अच्छी सीख के लिए बस, और मुझे दुआएं दीजिए कि मैं और अच्छे काम करती रहूं समाज के लिए, और कोशिश रहेगी मेरी यही कि मैं और अच्छे अच्छे उपन्यास लिखने की कोशिश करती रहूं। आप सभी लोगों ने मुझे लाइव सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिरोज जी, विकास जी और नितिन जी का तो बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि आज ये लोग मेरा साथ नहीं देते तो शायद मेरा उपन्यास आप लोग तक नहीं पहुंचता। और इन लोगों के लिए मैं बहुत 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 ही धन्यवाद दूंगी। वांग्मय पत्रिका और विकास प्रकाशन के मंच पर आने के लिए आपका शुक्रिया जी। धन्यवाद विकास जी, आपका, फिरोज सर का बहुत बहुत, जो मुझे इस लायक समझा। सगुप्ता नियाज जी, स्वागत है। नमस्ते मैम, मैं आप लोग को हमेशा सुनती और देखती रहती हूँ, आज लाइव आने का मौका मिला। नमस्ते मैम, शुभकामनाएं रेणु जी कह रही हैं। धन्यवाद मैम। हर नागरिक की तरह उनके बारे में भी अधिक, यस जी। रश्मि गुप्ता जी कह रही हैं हर नागरिक की तरह उनके भी सारे अधिकार हैं। सच में मैम, मेरा भी यही मानना है कि सभी के नॉर्मल इंसान जैसे सबके अधिकार होते हैं इस क्षेत्र में या समाज में या परिवार में, तो इन लोगों के बिल्कुल होना चाहिए सारे अधिकार। तो हमें इन्हें इनके अधिकार देने का समय आ गया है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित तभी कहलाएंगे जब हर इंसान को अपने अपने अधिकार मिलें। और मैं चलते चलते दो पंक्ति कहना चाहूँगी कि कठिन संघर्ष का सफ़र बाकी अभी, प्यारे सपनों का भारत बनेगा तभी। क्योंकि हमारा भारत बहुत अच्छा माना जाता है आदर्शों में, तो ये प्यारा भारत तभी बनेगा जब सभी को अपने अपने अधिकार मिलेंगे, और उन सभी में थर्ड जेंडर लोग भी आते हैं। तो धन्यवाद सभी को। टाइमिंग